क्या आवाज आ रहा है आप लोगों को? ये बताओ बस। आवाज आ रही है? ऑनलाइन बच्चे। चलो गुड। तो लास्ट क्लास में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? वो देखो कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। बहुतों का डायरेक्शन गलत हुआ, तो मैं फिर से डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे से पॉसिबल हो सकता है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो दिस इज माय आर वेक्टर, दिस इज माय एफ वेक्टर। आर से एफ की तरफ आना है, तो इसको एक बार देखो बोर्ड पर। आर से एफ की तरफ का क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो ये अपना दाहिना हाथ है ना? इसको यहाँ रखेंगे। दाहिना हाथ का ये वाला हमारा क्या है? फिंगर्स है। तो फिंगर्स को आर की तरफ रखेंगे, ऐसा। ऐसा नहीं, ये फिंगर्स आर से अलग हो गया, एरो की तरफ रखेंगे। एरो, एरो की तरफ आर। एरो की तरफ जब आप दाहिना हाथ रखोगे तो ऐसे ही रखाएगा, ऐसे नहीं रखा सकता। इस लाइन के अबाउट राइट हैंड रखने। ठीक है, तो इस हैंड के अबाउट अगर आप राइट हैंड रखोगे, ठीक है, ऐसे नहीं रखाएगा, ये एरो के अगेंस्ट में ऐसे रखाएगा। समझ में आया राइट हैंड कैसे रखेंगे? और फिर घुमाएंगे एफ की तरफ। फिर घुमाएंगे एफ की तरफ। तो जब आप एफ को घुमाओगे तो हम अंदर की तरफ आएगा। हम अंदर की तरफ आएगा। दोबारा से देख लो, ऐसा। ऐसा घुमाओगे आर से एफ की तरफ तो थंब अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, ये। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका ये होता है कि से कोई रैंडम सा मेरा आर का डायरेक्शन है, कोई रैंडम सा मेरा एफ का डायरेक्शन है। ठीक है, आप क्या करो, इस पूरे वेक्टर को उठाकर यहाँ टिप पर रख। तो अगर हम इस पूरे वेक्टर को, क्योंकि हमने वेक्टर में क्या सीखा है, वेक्टर को उठाकर पैरेलली अगर शिफ्ट कर दो तो वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पूरे वेक्टर को, एफ वाले को उठाकर इसके टिप पर रख दो और एरो बना लो। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज। ये दो चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। या तो थंब से देख लो, थंब कभी बाहर आएगा, थंब कभी अंदर आएगा। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपका। ये बेसिक सा चीज है और ये बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो काफी दिक्कत होगा। मुझे खुद दिक्कत होता है, मतलब 12 के बच्चों को ये सब दोबारा से सिखाने में। अब कुछ पूछना है तो बताओ। अब कुछ पूछना हो तो बताओ, अदरवाइज वी विल प्रोसीड। समझ आ गया सभी को? बेटा, चलो। एक चीज और हमें सीखनी है, ठीक है? वो क्या? सपोज, एग्जाम्पल से समझाते हो आपको। टॉपिक का नाम लिखो। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टॉर्क। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट
टॉर्क हाउ टू एट और टॉर्क, ठीक है। तो मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है और ये है मेरा एफ, 10 न्यूटन, ठीक है। दूरी इज 2 मीटर। तो जब आप इसका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो 10 × 2 20 न्यूटन मीटर आएगा। और जब डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे, अब डायरेक्शन आराम से कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ये तुम्हारा आर वेक्टर है और ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर है। फोर्स वेक्टर उठा के यहाँ रख दो, तो दिशा क्या हो बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये लिख लेना बस। कभी कभी लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज दिशा को ऊपर पर ही मेंशन कर देते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई एक। नाउ सपोज देर इज सम another force also acting at this point, 5 न्यूटन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इसका टॉर्क क्या होगा बेटा, 5 × 1, 5 न्यूटन मीटर। एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन फिर से देखो, ये आर वेक्टर है, एंड टू एंड 5 न्यूटन रख दिया, आर से एफ की तरफ, अगेन दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मान लो एक फोर्स ऊपर की तरफ है 2 न्यूटन का उसी पॉइंट पर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, 2 न्यूटन × 1 मीटर, 2 न्यूटन मीटर। और 2 न्यूटन मीटर के बाद अगर आप इसका दिशा निकालो, तो ये मेरा आर वेक्टर है, 2 न्यूटन ऊपर की तरफ है, तो इसको एंड पॉइंट पर यहां रख देते हैं और घुमा लेते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी कोई नहीं सिखाता है, डायरेक्ट प्लस माइनस करना आप सीख लेते हो, ठीक है। नो बडी टीचेज यू ऑल दीज थिंग्स। नाउ इफ वी वांट टू ऐड द टॉर्क, तो सेम दिशा वाले ऐड होंगे, सेम दिशा, सेम दिशा, सेम डायरेक्शन, ऐड opposite direction, subtract same direction, add opposite direction, subtract same direction, add opposite direction, subtract। now अगर ये नोट हो गया होगा, पेन नीचे रखकर सीखेंगे अब, खाली सुनेंगे जो मैं बोलूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर नोट कर लेना। अगर ये पूरा नोट हो गया तो सेम डायरेक्शन ऐड, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट। सबसे काम वाली बात अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब नहीं सीखते, ये सिखाता कोई कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, बस ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बोलेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नाउ आप किसी भी दिशा को पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, चॉइस आपकी है। इफ आई कंसिडर दिस टू बी पॉजिटिव एंड दिस टू बी नेगेटिव, तो 20 और 5 क्या देगा आपको, +25, और 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को उल्टा माना है तो इट विल बी -2। आंसर क्या होगा, 23 न्यूटन मीटर, ठीक है। प्लस में आया तो प्लस इंडिकेट्स व्हाट, विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगला चीज सुनने वाली है, अगर आपने इसको माइनस दिशा माना और इसको प्लस दिशा माना, तो क्या लिखोगे आप, +2, -25, -23,
न्यूटन मीटर। अब ध्यान से सुनना, तुमने प्लस किसको माना था? एंटी क्लॉकवाइज को। आंसर क्या आया? माइनस में। तो या तो -23 न्यूटन मीटर आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, या फिर आप माइनस हटाकर 23 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज लिख दो। चॉइस आपकी है, जैसे लिखना हो लिखो। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स माइनस टू व्हाट? माइनस टू डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना है, तो -23 आया है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के उल्टा। अगर +23 आ जाता तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के साथ। चॉइस आपकी है। तो मैं क्या करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। व्हाट आई डू, मैं क्वेश्चन के हिसाब से प्लस माइनस मानता हूं। जो बड़ा आता है वही मेरा प्लस है हमेशा, ठीक है। और जो छोटा आता है वो मेरा हमेशा नेगेटिव है, उल्टा डायरेक्शन। ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो, हमेशा बड़ा माइनस छोटा करूंगा मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट किया और एंटी क्लॉकवाइज आ जाता 50 न्यूटन मीटर, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानता, उससे 25 घटा देता, 25 न्यूटन मीटर आ जाता मेरा आंसर, और डायरेक्शन क्या होता? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप बड़े वाले को ही हमेशा पॉजिटिव मान लोगे तो डायरेक्शन भी हमेशा वही आएगा, प्लस आएगा। कोई चिंता ही नहीं है ये प्लस माइनस का। बाकी प्लस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब मुझे ये बताओ, इसमें कुछ पूछना हो तो। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, दूसरा जो आ गया उसको देख लो, ठीक है। अगर तुमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, आफ्टर कैलकुलेशंस ए फाइनल आंसर इज नेगेटिव। दिस मीन्स व्हाट? जो वैल्यू आया, से फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन मीटर फाइनल आंसर आया, तो माइनस माइनस क्या? माइनस ऑफ क्लॉकवाइज, विच मीन्स व्हाट? दिस कैन बी माइनस, इसको क्या लिखोगे? -10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज और 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। इससे बढ़िया है जो प्लस वाला, जो ज्यादा वैल्यू है उसको प्लस मान लो, जो छोटा वैल्यू है उसको माइनस मान लो, आंसर हमेशा सही आएगा। बाकी अगर आप ये कर सकते हो तो अच्छी बात है, हो जाएगा। धीरे धीरे इस पर स्विच होना। पहले आप वही करना जो मैंने बताया, जो बड़ा वैल्यू है उसी उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर आंसर निकाल देंगे। सर जहां वैल्यू पता नहीं होगा वहां क्या करेंगे? किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तो ये हमें नहीं सिखाया जाता कि टॉर्क को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। नोबडी टीचेस अस। अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे अपने से कर लेंगे, बट मैं अज्यूम करके नहीं चलता। मैंने बोला ना, रोटेशन पढ़ाने के लिए मुझे भले इसके बाद वाला चैप्टर थोड़ा तेज कर लेंगे, लेकिन इसको नहीं। जो समय लग जाए बेटा, 2 पार्ट में भी पढ़ाना पड़े तो कोई बात नहीं। 2 पार्ट मतलब टॉर्क तक एक तरफ, एंगुलर मोमेंटम उसके बाद, या उसके एप्लीकेशंस उसके बाद। एक्चुअली इस चैप्टर में पूरा मैकेनिक्स रिवाइज होगा आपका। हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, हम इसका डायनेमिक्स पढ़ेंगे, हम इसमें आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, पूरा रिवीजन होगा। इसीलिए दिस इज द करेक्ट टाइम टू रिवाइज ऑल बैकलॉग्स। अभी वेक्टर देख रहे हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट भी आएगा, वर्क डन वगैरह सब। जैसे वहां फोर्स से वर्क डन निकालते थे, यहाँ पर टॉर्क से वर्क डन निकालेंगे। तो जो होमवर्क आपको मिलता जाए प्लीज करते जाइएगा। अच्छा, मेरे होमवर्क से याद आया, आज क्वेश्चन बनवाना था। ठीक है, करवा लेंगे। खैर मैंने ये सेटअप आज लगा रखा था ताकि मैं दिखा सकूं डायरेक्शन का। तो होमवर्क कल शिफ्ट कर लेंगे। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। दीज आर द बेसिक्स। दीज आर द बेसिक्स।
दीज आर द बेसिक्स। ठीक है। लास्ट क्लास में आपको क्या सिखाया गया कि ये जो डिस्टेंस होता है ये कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आज इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और लेकर जाएंगे। वो क्या? यहां देखेंगे। व्हाट इफ इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट आर परपेंडिकुलर? पहले तो ये लिखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है। व्हाट इफ इट इज difficult to calculate are perpendicular? Example, this is my point of rotation. ठीक है। एक बहुत ही हल्का रॉड है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ रोटेशन, और इस पर ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो देखो ध्यान से बच्चा, डायग्राम बना लेना और उसके बाद ध्यान से देखना। फोर्स से फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का लग रहा है, और ये हमेशा की तरह अपना 2 न्यूटन 2 मीटर है, और ये एंगल इज 60 डिग्री से फॉर एग्जाम्पल। पूरा क्वेश्चन बना लो और फिर देखना ध्यान से। जितना सुनोगे और उसके बाद नोट करोगे उतना अच्छा रहेगा ये चैप्टर। हर एक लाइन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। तो एक दिमाग लगाने वाले बच्चे क्या करते? सर ने सिखाया है, ये कर लो। ये आर है, ये एफ है ना? और जिस लाइन के अलोंग एफ लगता है उस लाइन को हम क्या बोल जाते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे पीछे खींच लो, सर ने तो ऐसा ही बताया। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, आंसर आ जाएगा। है ना? बिल्कुल आ जाएगा, एकदम सही मेथड है वो। लास्ट क्लास में हम यही सीख रहे थे कि अगर 2 मीटर है तो दिस विल बी हाउ मच? 2 sin 60। इसमें कोई डाउट? फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है ना बेटा, और ये तुम्हारा आर वेक्टर है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालना है तो लाइन ऑफ एक्शन को पीछे खींच दो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल लो। बहुत झंझट है। तो झंझट से बचने के लिए क्या करते हैं कि भाई ऐसा करो, एसी का कंपोनेंट निकाल लो। ये वाला कंपोनेंट कैसा है बेटा? आर के ही दिशा में है, दिख रहा है आपको? अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। इसका पहले मुझे टॉर्क बताओ कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क 10 न्यूटन इंटू 2 sin 60। इसमें किसी को कोई डाउट? 10 न्यूटन इंटू 2 sin 60। sin 60 is the perpendicular distance, this is f is the line of action of force of 10 न्यूटन। ठीक है बच्चा? सेम आंसर यहां भी आना चाहिए, सेम आंसर इधर भी आना चाहिए, है कि नहीं? तो देखना एक बार। ठीक है, अभी बस देख लेना है, उसके बाद नोट करना है, समय मिलेगा भरपूर। अगर तुम इसका टॉर्क निकालो, इस वाले फोर्स का, 2 फोर्स हो गए अपने पास, इस वाले फोर्स का टॉर्क निकालो, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए, आर क्रॉस एफ। जब आप करोगे तो 10 इंटू 2 इंटू 10 sin 60। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, यहाँ के लिए, ये वाले के लिए, पैरेलल वाले के लिए, आर की दिशा क्या है? ये एंगल क्या है? 0 डिग्री।
तो इसका टॉर्क क्या आएगा? 0। व्हाट विल बी योर आंसर? 20 sin 60 डिग्री। ऊपर पर आंसर क्या आया? 20 sin 60 डिग्री। इस क्वेश्चन से क्या सीखा हमने? या तो परपेंडिकुलर आर ले लो, या तो परपेंडिकुलर एफ ले लो। दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं। या तो आप परपेंडिकुलर आर ले लो, या तो आप परपेंडिकुलर एफ ले लो। चॉइस आपकी है। अब नोट कर लीजिए। तो ये वाला पोर्शन वी हैव लर्नड इन लास्ट क्लास। ये वाला पोर्शन इन दिस क्लास। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप एफ को ही दो दिशा में तोड़ लो। आर को जो पीछे लाइन खींचोगे, लाइन परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर आर निकालोगे, उससे बढ़िया है फोर्स को दो पार्ट में तोड़ लो, परपेंडिकुलर और पैरेलल, काम हो जाएगा। देयरफॉर कंक्लूजन में क्या लिखना है? मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। कहने का मतलब है आर और एफ कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आर और एफ हमेशा ये वाला लेना है, परपेंडिकुलर वाला। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चा? कुछ पूछना हो तो बताओ। वैसी लाइन जो दोबारा रिपीट करनी हो, जो नहीं समझ में आया हो। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। हिंज मतलब समझे? कब्जा। दीवारी का है ना, किवाड़ वगैरह का कब्जा होता है ना, डोर वगैरह का कब्जा। कब्जा, कब्जा के अबाउट डोर क्या होता है?
आगे बढ़ता है या रोटेट करता है? रोटेट करता है। ये मतलब हुआ हिंज का। तो ये भी दिमाग में डाल लो, हिंज का मतलब। कैलकुलेट कर सकते हैं आप? एक एग्जांपल मैं करके देता हूँ, फिर आप कैलकुलेट करोगे, आपको लगेगा इसमें फोर्स ही नहीं है भाई, अब क्या करें। हर बार फोर्स लिखा नहीं होगा ना बेटा, बचपन से पढ़ रहे हैं हम। ये रहा एम जी, ये बनाना होगा। कहाँ बनाओगे एम जी? सेंटर ऑफ मास पर। सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी? L/2। अब बताओ टॉर्क कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट? डायरेक्शन के साथ। अब डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए यार, अब तो खड़े होके पढ़ा दिया। ये रहा आर वेक्टर, ये रहा एम जी वेक्टर। आर वेक्टर का वैल्यू कितना है? L/2। एम वेक्टर का वैल्यू कितना है? एम जी। तो टॉर्क विल बी एम जी टाइम्स L/2। डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन आर से एफ की तरफ। तो डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, आर से एफ की तरफ, क्लॉकवाइज। लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना हो छोड़ दो। ये रहा, दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट। जो भी डायरेक्शन आया जिस भी फोर्स का, ऐसे करके लिख दो, ताकि आपको जोड़ने घटाने में ठीक रहे। ये आया बेटा आपका आंसर, Mg L/2। वेरी गुड, सीख गए आप। पिछली क्लास में गलती हो रही थी। चलो नेक्स्ट। अरे भारी सवाल तब बनेगा ना जब ये सब पता होगा कि कैसे ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। आधी जनता को तो यही नहीं पता चलता ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, अपने मन से कुछ भी करते रहते हो। ठीक है, चल फिर से एक हिंज है। और फिर से एक रॉड है। इस बार रॉड को पकड़कर घुमा भी रहे हैं। F = 10 न्यूटन। दिस एंगल इज 60 डिग्री। रॉड का मास इज 20 kg एंड रॉड का लेंथ इज 2 मीटर। ठीक है, अपने से बना दिया मैंने सवाल। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट आपको नेट टॉर्क निकालना है कि टॉर्क क्या होगा। इसमें जोड़ने घटाने वाला सवाल सब पता पूछ लिया मैंने आपसे, है ना? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ करेंगे या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर करेंगे, वो भी सवाल इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, सब पूछ लिया मैंने, जो भी मैंने अभी आज आपको पढ़ाया, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। तो कर लिए तो सीख गए। हो सकता है उल्टा सा भी आंसर है, मैंने खुद सवाल बना दिया है तो फिर अच्छा सा आंसर भी आ सकता है।
हाँ, गुड। तो ये मेरा 2 मीटर है। फालतू में या तो ऐसे इसको पीछे खींचे और फिर ऐसे जाके परपेंडिकुलर लाइन बनाए, फिर यहाँ पर 60 डिग्री लिखें और 2 cos 60 लिखें, उतना झंझट में नहीं पड़ेंगे हम। क्योंकि हमने सीख रखा है। क्या सीखा है हमने? कि या तो परपेंडिकुलर आर ले लो या परपेंडिकुलर एफ ले लो। एफ परपेंडिकुलर ले लेंगे हम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका टॉर्क कितना आएगा? 2 इंटू एफ साइन 60, 10 साइन 60। 2 लेंथ हो गया, 10 फोर्स हो गया। सो 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 इज √3/2। फिर 5 कैसे आ गया? ये आया तुम्हारा। दिशा, क्या होगा इसका दिशा? ये इधर है, एफ परपेंडिकुलर इधर है, ये ऐसे घूम जाएगा। इट विल बी क्लॉकवाइज। इस वाले फोर्स का आया आपका। बाकी एफ पैरेलल का टॉर्क क्या होगा? 0। एफ परपेंडिकुलर का टॉर्क क्या होगा? 0। तो एफ का काम खत्म, पहला। दूसरा, चूंकि मास दे रखा है, मास के वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक नीचे आएगा, जिसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम? mg। mg विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल 200 न्यूटन। और mg लिखने के बाद उसका टॉर्क निकाल देंगे। टॉर्क ऑफ mg क्या होगा बोलो? ये वाली दूरी कितनी है? 1 मीटर। सो 200 न्यूटन मीटर। और दिशा क्या होगा बेटा? एक बात तो सही है, आपने जो आंसर करा, दिशा तो कम से कम सही बताया। वही तो मायने रखता है, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। सो व्हाट विल बी माय नेट आंसर? दोनों क्लॉकवाइज है, दिख रहा है। दोनों को जोड़ देंगे और पॉजिटिव भी क्लॉकवाइज मान लेंगे। फालतू एंटी क्लॉकवाइज को क्यों पॉजिटिव मानेंगे? ऐसे जोड़ देंगे और फाइनल आंसर में लिख देंगे क्लॉकवाइज। ये रहा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया वो अलग बात है। लेकिन कंसेप्ट वाइज सब क्लियर है ना? लाइन बाय लाइन जो मैंने लिखी है, चला आपके दिमाग में कैसे निकालना है और क्यों करा वो सारी चीजें आप? सर पीछे वाला क्यों नहीं करा? कर सकते थे, वही आंसर आता। आर परपेंडिकुलर क्यों नहीं निकाला? निकाल लीजिए। मेहनत क्यों करना उतना, जब आपको बोल रखा है आप दोनों से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा। तो यहां तक सीखने के बाद अब हम नई चीज सीखेंगे आज। बल ठीक है, यहाँ ये लिखो, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में ये यूज होगा। ठीक है, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में ये यूज होगा। ठीक है, कब यूज होगा? जब आप एक डाइपोल का टॉर्क लिखेंगे। और ये आपने लिख रखा है, पता है आपको? ये आपने ऑलरेडी लिख रखा है, ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। ये है डाइपोल। ठीक है, ये जो सवाल मैंने आपको कराया था ना QE वाला, यही है। मैंने आपको एक बार QE नीचे पूछा, एक बार QE ऊपर पूछा। डाइपोल में क्या होता है, दोनों साथ में होता है, एक QE ऊपर भी QE नीचे भी। तो हम करेंगे, कोशिश करेंगे करवा देने का वो भी। क्या? और की तो लिखना है बेटा, कैसे भी लिख लो। ठीक है, चलो। तो पहले इसके बारे में लिखो।
डेफिनेशन: व्हेन फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, लोग किसी को भी कपल बना देते हैं। फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड acting opposite to each other along different line of action produces a couple। मतलब yes, yes, can you see both are of equal magnitude। दिख रहा है सभी को? ये भी एफ है, ये भी एफ है। इस एफ का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये रही। एंड दूसरे वाले का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखो ढंग से, पहले वाले का, तो पहले वाले का जिधर लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन उधर ही, दूसरे वाले का जिधर लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन उधर ही। लाइन ऑफ एक्शन रेड और ब्लू सेम दिशा में, अपोजिट दिशा में, अपोजिट दिशा में, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है। अब समझाने के लिए, है ना, फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, समझाने के पर्पज से मैं क्या कर रहा हूं, एक आसान सा केस मान रहा हूं। एक बीच वाला पॉइंट ले लिया, सच दैट दिस दूरी इज एल एंड दिस दूरी इज ऑल्सो एल। ठीक है। पॉइंट ओ के अबाउट कैन यू कैलकुलेट टॉर्क ऑफ द फर्स्ट फोर्स? डू इट। इसका टॉर्क कैलकुलेट करो ओ के अबाउट, डायरेक्शन के साथ। पहले आसान वाला करके दे रहा हूं, फिर इसको वेक्टर में करेंगे। प्लीज डू इट। कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ द फर्स्ट फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? एफ एल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एफ इधर है, एल ऊपर की तरफ है, और ऐसे अगर घुमा दिया तो डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले का निकालो। ओके अबाउट, पॉइंट ओके अबाउट। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे ओ मैटर ही नहीं करता। ओ मैटर ही नहीं करेगा कभी। दिक्कत होता है तो बना क्यों नहीं लेते हो? नीचे रहा एल का डायरेक्शन, ये रहा एफ का डायरेक्शन, फिर वैसे ही घूमेगा। एफ एल क्लॉकवाइज। आया?
टेल मी व्हाट विल बी द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। नेट, नेट मतलब जोड़ घटाकर, दोनों ही सेम दिशा में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 2FL। अब इसको लिखने का तरीका होता है F × 2L। व्हाट इज 2L? 2L क्या है देखना एक बार। यही है 2L। F × डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। F × डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ढंग से देखो, कोई सा भी लाइन जो नहीं समझ में आया हो मुझसे पूछो। टॉर्क 1, टॉर्क 2, नेट तो कर ही लोगे। टॉर्क 1 टॉर्क 2 सही लिखाया? कोई ऐसा बच्चा है जिसे टॉर्क 1 और टॉर्क 2 नहीं लिखाया हो? कोई ऐसा बच्चा है जिससे टॉर्क 1 और टॉर्क 2 नहीं लिखाया हो? कंसिडर द जनरल केस ऑफ कपल। मैंने बोला ना, कपल के केस में अगर ओ यहां भी होता ना, यहाँ, तो भी आंसर सेम आता। इसी चीज को भी हम देखेंगे। ठीक है। और थोड़ा अलग होता है ये। अलग इसलिए होता है क्योंकि मैथ्स है और वेक्टर है बस। ठीक है, फिजिक्स बहुत कम है। तो मान लीजिए ये है अपना रॉड AB। इस पर एक फोर्स लग रहा है F ऐसा, और इधर एक फोर्स लग रहा है F ऑफ से मैग्नीट्यूड ऐसा, अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक। एंड लेट दिस बी एनी पॉइंट, कोई सा भी ऐसा पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, चॉइस आपकी है। लेट दैट पॉइंट बी C। ड्रॉ करिए इसको। सेम ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जनरल केस लेकर। बेटा इसमें फिजिक्स नहीं है, इसमें वेक्टर है। ठीक है, मैथ्स है। वेक्टर मैथ्स है ना सर? वेक्टर मैथ्स में एक चैप्टर होता है। ठीक है, वेक्टर मैथ्स है, वेक्टर फिजिक्स भी नहीं है। रेड डायग्राम बन गया। सो पहले वाले का टॉर्क लिखो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। पहले वाले का टॉर्क लिखो वेक्टर फॉर्म में, अबाउट पॉइंट C। व्हाट इज द R वेक्टर? R वेक्टर क्या है? CA वेक्टर। F वेक्टर क्या है? F वेक्टर। चलो, इसका टॉर्क लिखो वेक्टर फॉर्म में। दूसरे वाले फोर्स का टॉर्क लिखो वेक्टर फॉर्म में। अरे इसमें मत घुमाने लगना दाएं बाएं, है ना? R और F रख के दिशा लिख रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे वेक्टर फॉर्म में काहे का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? मैग्नीट्यूड थोड़ी ना है।
वेक्टर में डायरेक्ट वेक्टर लिख देते हैं बेटा। वेक्टर में कैसे लिखते हो वेक्टर? दो वेक्टर लिख कर उसको जोड़ दो। ऐसे ही लिखते हो ना, और कैसे लिखते हो वेक्टर? सी बी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आर क्रॉस एफ। ये आया आपका? बताओ नेट क्या आएगा, नेट। अरे वेक्टर में दाएं बाएं नहीं कर देना, इन्हीं की बैठा के हाथ घुमा रहे हैं, नो। वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए था। सी ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस, यहां देखना जरा ध्यान से, और उसके बाद नेट लिखना। अगर ये दिशा एफ वेक्टर के लिए पॉजिटिव मानी, तो ये वाला दिशा क्या होगा? बोलो। माइनस। उल्टे दिशा में ना दोनों, तो दोनों तो इंटू एफ वेक्टर नहीं कर सकते हो। तो किसी एक को पॉजिटिव मानो, दूसरे को माइनस कर दो। तो मैंने एक्स प्लस एक्स की दिशा वाले को प्लस मान लिया, तो दूसरा वाला विल बी माइनस। बस यही है इसमें सीखना, और क्या सीखेंगे? If the first one is plus, second one will be minus. If the first second one is plus, the first one will be minus. Choice is yours. Choice आपकी है, जैसा ठीक लगे। आंसर कहीं नहीं जाने वाला है, आंसर सेम आएगा। तो वेक्टर वाले चैप्टर में हो गया खत्म, है ना? फिजिक्स खत्म हो गया। वेक्टर वाले चैप्टर में हमने क्या लिखा सीखा था, कि जब इस तरीके से आप वेक्टर को ऐड करोगे, यहां देखना ध्यान से, इस तरीके से जब वेक्टर को ऐड करोगे, तो आप इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है। मतलब अगर मुझे कॉमन बाहर निकालना है, तो कॉमन में एफ अगर दाहिने लिखा हुआ है तो दाहिने ही लिखना होगा। ऐसा लिखाएगा, ये नहीं लिख देंगे हम, एफ कॉमन बाहर निकाल के सी ए माइनस सी बी। ठीक है? गलत हो जाएगा बेटा। हमने सीखा है ना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ में आ रही है ये चीज? तो जहां जो लिखे हो उसको उस साइड ही रखना, कॉमन बाहर निकालने के लिए। ठीक है? चलो, अब क्या करोगे आप? ये करने के बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, इस ट्रायंगल के लिए लगाओ। ट्रायंगल लॉ बता के बनाओ। कैसे लिखोगे, लिखो जल्दी से। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड हेड टू टेल, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? पहले वाले का टेल, दूसरे वाले का हेड। तो व्हाट यू कैन राइट, सी बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सी ए वेक्टर, और बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू सी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको क्या लिखोगे आप? बी ए वेक्टर इंटू एफ वेक्टर।
ये रहा टॉर्क नेट, वही आया। देखना वही आया। फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। दिस वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो। ठीक है ना। अगर आप इसको देखना ध्यान से, देखना इसको ध्यान से। ये अपना बी ए, ये अपना एफ, ये है अपना एफ, एंड दिस इज बी ए। ठीक है ना। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है बेटा, क्या करोगे? बी ए वेक्टर एफ वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, वेर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो बी ए वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल थीटा बोल दिया है। ध्यान से देखना, बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा क्या देगा आपको? ये वाली दूरी, है ना। तो क्या लिख सकते हो आप? एफ वेक्टर इंटू बी ए साइन थीटा, और बी ए साइन थीटा इज दिस। वही आया, देखना जरा। जो पहले था, हमारा बी ए साइन थीटा क्या था? 2L, दिख रहा है। लेकिन उस समय तुमने सेंटर क्या माना था? दोनों के बीचों बीच, और परपेंडिकुलर भी माना था। यहां पर है क्या दोनों के बीचों बीच? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? सी। परपेंडिकुलर था क्या सी? नहीं था। तो यहां से जनरल कंक्लूजन है ये, कि जब भी हमें कपल लिखना होगा तो कपल कैसे लिखोगे? जो भी फोर्स दे रखा है उसको एक बार, और दोनों के बीच का दूरी, ये दूरी, दिस विल गिव यू कपल। डायरेक्ट कपल दे देगा आप, ये बात डायरेक्ट लिखने के लिए। आप चाहो इसको ऐसे समझ लो, चाहो इसको ऐसे समझ लो, चॉइस आपकी है, क्योंकि फाइनल आंसर से मुझे मतलब है F12, और डायरेक्शन बाद में निकाल लेना। डायरेक्शन तो निकाल ही लोगे, डायरेक्शन में क्या दिक्कत होगा? तो F12। इसमें कोई चीज मुझे समझाना हो तो बताओ। ये है वेक्टर चैप्टर का ट्रायंगल लॉ। ये जब आपका आंसर आएगा तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट सी। सी पर डिपेंडेंसी नहीं आई ना बेटा। कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट सी। लेकिन लिखने के लिए क्या चाहिए? दो एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और दोनों के बीच की दूरी। अगर आप फॉर्म में लिखोगे तो दूरी क्या आएगा? बी ए वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो दोनों के बीच का दूरी क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। चॉइस की है। दिस इज वेक्टर फॉर्म।
कुछ पूछना हो तो बताओ। इसमें जितना स्टार लगाना है अगले वाले टॉपिक में लगा लो भाई। सो नाउ वी हैड रेड टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ इस चैप्टर के शुरू होने के पहले हमें बस इतना पता था कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब बस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता था, विच मीन्स व्हाट, याद करो। ये मतलब होता था हमारे लिए आज तक। अब इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे लिए क्या होगा? बोथ। मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? जो उधर फोर्स से वही इधर टॉर्क से, टॉर्क नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। और जब आप जब आपको ये चीज काइनेमेटिक्स में डायनामिक्स में पढ़ाई जा रही होती है, तब आपको इक्विलिब्रियम का मतलब सिखाया जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब रोटेशन में सिखाया जाता है तो रोटेशन में टॉर्क जीरो करके हम करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और लिखा जाता है टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब नाउ जब भी आपको इक्विलिब्रियम दिया हुआ होगा तो इसका मतलब क्या होगा? बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, इसीलिए हम यहां से टू टाइप्स हटा देंगे। और आप तो नहीं मिटा पाओगे, मिटाना नहीं है, को ये काट देना है। देर इज नथिंग कॉल्ड टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देर इज ओनली वन इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ इक्विलिब्रियम का? एफ नेट जीरो, टॉर्क नेट जीरो, खत्म कहानी। सो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ एफ नेट जीरो बेटा? बताओ। एफ नेट जीरो का क्या मतलब था? पूरा डायनेमिक्स में सिखाया आपको, और वेक्टर में भी सिखाया मैंने आपको। दिस शुड बी जीरो, दिस शुड बी जीरो, एंड दिस शुड बी जीरो। ये है एफ नेट का मतलब। एक्स दिशा का नेट फोर्स, वाई दिशा का नेट फोर्स और जेड दिशा का नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। सम और ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो।
तीन दिशा है तो इसका मतलब थ्री डी बॉडी के बारे में बात हो रहा होगा, बट अभी फिलहाल हम टू डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो टू डायमेंशन फॉर टू डी वी हैव टू यूज दिस, वी हैव टू यूज दिस, एंड वी हैव टू यूज फॉर टू डी। कैसे यूज होगा अभी सिखाएंगे ना। एक्स वाई। सर आप तो बोले टू डी होगा, अब जेड कहाँ से आ गया? टू डी होगा तो जेड कहाँ से आ गया? एक बात देखो, अगर आप एक्स और वाई प्लेन में टॉर्क निकालोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना ये चीज, एक्स और वाई प्लेन में टॉर्क निकालोगे तो किसी दिशा में आर होगा, किसी दिशा में एफ होगा। तो जब आर क्रॉस एफ करोगे तो थंब किधर आएगा? उसी प्लेन में, या बाहर या अंदर? या तो बाहर या तो अंदर। इसीलिए जेड लिखा। सो thumb will be either into xy plane or out of xy, because we know that we know that cross product, in cross product, the resultant vector is perpendicular to both ओरिजिनल वेक्टर। वेक्टर वाले चैप्टर में सिखाया। टॉर्क जो होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। वो एक ही तरीके से हो सकता है जब टॉर्क कैसा हो, जेड में, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक्स वाई में अपना फोर्स और रेडियस वेक्टर है। ठीक है, ये है पूरी कहानी। इसमें कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम का ये फाउंडेशन है, ये वाला एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड the reaction forces exerted by supports on rod
हाउ टू डू इट? स्टेप वन इज ड्रॉ एफ बी डी. ड्रॉ एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम. वी नो दैट रॉड अगर मास लेंथ एल का है तो इस पर mg का फोर्स L/2 पे लग रहा होगा. लेट दीज पॉइंट्स बी ए एंड बी. ए जो है रॉड के ऊपर, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा. पढ़ा था ना नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आता है? जब ऑब्जेक्ट टच कर रहा होता है किसी भी चीज को. बी जो है वो भी रॉड के ऊपर, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा. सो दिस इज योर स्टेप वन. स्टेप टू, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को जीरो करिए. ये है ना 2D वाला कर रहे हैं ना बेटा, एफ एक्स एफ वाई और टॉर्क जेड करना है, बस यही करना है. दिस इज योर स्टेप टू. दिस इज योर स्टेप थ्री. दिस इज योर स्टेप फोर. तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं है, तो लिखो वहां पर. हेंस स्किप. स्किप दिस स्टेप. थ्री, वाई डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करना है, कर दो. अगर ऊपर ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव माना जाए, मान लीजिए, तो आप क्या लिखोगे? एन ए प्लस एन बी माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो. therefore एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एम जी. बताओ इसमें कोई दिक्कत? दो ऊपर की तरफ फोर्स है, एक नीचे की तरफ फोर्स है, जीरो क्यों किया? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है. यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ. नई चीज आप चौथे स्टेप में सीखोगे. सिग्मा टॉर्क जेड इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये देखना. अब बात ये आती है कि इस तरीके के क्वेश्चन में एक्सिस क्या लें. ठीक है, और किसके अबाउट? किसी के भी अबाउट, चॉइस आपकी है. केस वन, सपोज दिस इज माय एक्सिस. ठीक है, ड्रॉ करिए. सेम सवाल को तीन तरीके से बनाएंगे हम. तीसरा वाला, ये वाला पोर्शन के लिए. ये एक्सेस सभी का. चलिए, इसके आगे काम आप करेंगे. इस एक्सेस के अबाउट इसका और इसका टॉर्क लिखिए. डू इट. उस एक्सेस के अबाउट तीनों फोर्सेस का टॉर्क लिखिए. तीनों, तीनों फोर्सेस का टॉर्क लिखिए. एनए का टॉर्क क्या आएगा? अच्छा, एक कर देता हूं मैं. एनए का टॉर्क क्या आएगा? जीरो. क्यों आएगा? क्योंकि एक्सिस और फोर्स के बीच में दूरी कितनी है? जीरो. आर क्रॉस एफ में आर जीरो हो जाएगा बेटा. इसका टॉर्क विल बी जीरो.
दिस वन, लेंथ कितना है? L/2। इसका टॉर्क क्या आएगा? mg L/2। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। और दिशा के लिए तो ये r है, ये mg है, इधर से इधर है, दिशा क्या है? क्लॉकवाइज है। NB का टॉर्क, दूरी कितनी है? L। तो ये लिखा मैंने मैग्नीट्यूड NB/L। और दिशा क्या होगा बेटा? इसके लिए दिशा क्या है? इसके लिए, इस वाले के लिए NB के लिए दिशा क्या है? तो R इज दिस, NB ऊपर की तरफ, इधर से इधर, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। बताओ भाई, व्हाट इज नेट टॉर्क? जीरो तो जीरो ही है, प्लस किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी एक को नेगेटिव मान लो, चॉइस आपकी है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो प्लस mg/L/2। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं, NB/L। सिंस बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? टॉर्क नेट इज जीरो। तो ये जो नेट टॉर्क आपने निकाला, इसका वैल्यू जीरो के बराबर करो, और बताओ एनवी का वैल्यू क्या है? लिख लेना यहां पर एक लाइन, सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। Therefore, आई होप सभी का एनबी ये आया होगा। एनबी इज इक्वल्स टू mg/2। ये आया बेटा? बोलिए। एनबी इज इक्वल्स टू mg/2। आया? बोलो। अब एक बार एनबी यहां आ गया, इसको यहां पुट कर दो थर्ड वाले इक्वेशन में, यू विल गेट Na। एक बार एनबी अगर आ गया तो उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट Na। ठीक है? जैसा कि मैंने पहले आपको बोला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सिस के अबाउट। अब आपको सॉल्व करना है, मैं बस खाली एक्सिस चेंज कर रहा हूं। यू हैव टू सॉल्व। नाउ योर एक्सिस इज दिस, केस 2। सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हेन द एक्सिस इज दिस। चलिए करिए। जैसे एक एक करके सबका टॉर्क लिखा, पहले मैग्नीट्यूड लिखा, फिर डायरेक्शन लिखा, वैसे करके लिख दो और नेट को जीरो कर दो। मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग। ठीक है? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग, ताकि एग्जाम में गलत भी हो जाए तो कम से कम मैग्नीट्यूड तो सही आ जाए, डायरेक्शन का ही गलत आएगा ना बेटा, और तो कुछ होगा नहीं। एक्सिस बना रखिए, ड्रॉ करिए।
ये आंसर आपको पता है ना, आंसर सेम आना चाहिए, इन्हीं के आंसर अलग आ गया। हो जाए तो बता दीजिएगा। सेम ही आंसर आएगा। जिनका हो गया, ठीक है, जिनका हो गया, केस थ्री सॉल्व करिए इस एक्सिस के। केस थ्री सॉल्व कर लिए लास्ट वाले एक्सिस के बाद, ठीक है, जिनका भी होगा। ये वाला कर दे रहे, तो एनए की दूरी ये होगी, एनए ऊपर की तरफ है, एनए इंटू L/2, एनबी इंटू L/2। और किया आएगा दिशा उसके लिए, ये रहा आर, ये रहा एनए, आर से एनए की तरफ, दिस इज क्लॉकवाइज। ये रहा आर, ये रहा एनबी, आर से एनबी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। एक को पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है, एक को पॉजिटिव मान लीजिए, दूसरे को नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको माइनस। नेट टॉर्क, इसका तो टॉर्क जीरो, तो व्हाट विल बी नेट टॉर्क, एन ए इंटू L/2 माइनस एन बी इंटू L/2, और नेट टॉर्क को जीरो कर देना है। दिस विल गिव यू एन ए इज इक्वल्स टू एन बी। इक्वेशन आया आपका, एन ए इज इक्वल्स टू एन बी, और आया, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। इनका हो गया, जल्दी से करिए तीसरा एक्सेस, केस थ्री, और बताइए हुआ कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक्स। देन लास्ट वाला डायरेक्ट करते हैं अब, ये देखो कैसे करते हैं।
यहां तक आर लेकर आए, आर को घुमा दिए एंटी क्लॉकवाइज, mgl/2। यहां तक आर को लेकर आए, आर को फिर Na लेकर घुमा दिए क्लॉकवाइज, Na × L। Na × L क्लॉकवाइज। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। Na × L -mgl/2। हाँ, इसका टॉर्क 0 होगा। दिस विल बी योर टॉर्क नेट। टॉर्क नेट चूंकि इक्विलिब्रियम है तो इसको 0 के इक्वेट करिए एंड यू विल गेट Na एज mg/2। फिर इसको यहाँ पुट करिए, यू विल गेट Nv एज mg/2। All three methods leads to same answer. What does this mean? This means that इक्विलिब्रियम के केस में आप कोई सा भी एक्सिस चूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन जिससे इक्वेशन आसान हो जाए वो एक्सिस चूज कर लो। बोलो, कुछ पूछना है इसमें? होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, what should be the value of f so that the rod is in equilibrium? ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट चेंज हो गया हमारा अब। क्या है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट? ये है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। कभी भी अब आपसे पूछे, यही है अब आपके लिए इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, बस। What should be the value of force so that rod is in equilibrium? This is your question. ठीक है, this is your 1 number question. Question 2, सेम सवाल, सेम सवाल। बस फर्क ये है, मास ml, ये जो फोर्स है ये यहाँ ना लगकर यहाँ लग रहा है एट अ दूरी ऑफ l/4, एट द दूरी ऑफ l/4। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक बार फोर्स एंड में लग रहा है, एक बार फोर्स l/4 दूरी पर लग रहा है हिंज से। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f सो दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पूरे तरीके से ढंग से करिएगा। कोई डाउट होगा तो मेरे से अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास से कोई डाउट है तो आप पूछिए, बोलिए, अदरवाइज इट्स डन। जा सकते हैं आप।